नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर तुर्की से। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई है। दोनों देशों में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। तुर्की में ही 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं सीरिया में मरने वालों की संख्या 3500 के पार हो गई है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के जरिए दोनों देशों की मदद करने में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार तुर्की में राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। तुर्की में आए भूकंप में भारत के एक शख्स की भी मौत हुई है। उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले विजय कुमार का शव तुर्की के मलात्या शहर के एक होटल के मलबे में मिला। वो कारोबार के सिलसिले में वहां गए थे। उनके परिवार में उनकी मां, उनकी पत्नी और 6 साल का बच्चा है। ये तस्वीरें उनके परिवार की हैं। खबर मिलने के बाद जिस तरह से मृत्यु हुई है उनकी, और जब से भूकंप आया था तब से मिसिंग उन्हें माना जा रहा था, लापता माना जा रहा था। लगातार कोशिशें चल रही थीं। विदेश मंत्रालय का कहना था कि परिवार के साथ वो टच में हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का, जो कि इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। उमा, जो एक शख्स यहाँ पर लापता भारतीय बताया जा रहा था, आखिरकार दुर्भाग्य से उनका शव मिला है, वो जीवित नहीं मिले हैं। जी देखिए, कल ही हमने जो तुर्की में भारत के राजदूत हैं उनसे जब बात कर रहे थे तो ये कहा गया कि किसी भी भारतीय के इस भूकंप की जद में आने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आज ये दुखद सूचना जो है वो आ गई। डेबरी से भारतीय पासपोर्ट मिला था, उसके बाद ये शिनाख्त हुई है और विजय कुमार इनका नाम बताया गया है, जो सूत्र ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक। और इनकी जो पहचान है वो टैटू से हुई जो इनकी बाँह पर थी, क्योंकि शव की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मलबे से उनको निकाला गया और उसके बाद शिनाख्त के लिए जो फोटोग्राफ्स हैं वो परिवार को भेजा गया। जो कागजात मिले थे उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई। तो ये एक दुखद जानकारी जो है वो तुर्की से आई। हालांकि जो भारतीय जो हैं ज़्यादातर वो सुरक्षित हैं और कोई भी इस तरह की सूचना पहले नहीं थी, लेकिन ये दुखद जानकारी आई है और ये बात कंफर्म हो गई है कि एक भारतीय की जान गई है, जो कि लातकाया में थे, एक होटल में थे। ये गैस पाइपलाइन इंजीनियर थे, जो कि यहाँ पे एक बिजनेस ट्रिप पे थे और उनकी जान जो है इस हादसे में चली गई है। जी कादम्बिनी जी, और इस वक्त अब आप लगातार वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ जो चल रहा है वो देख रहे हैं, और हमने देखा है किस तरह से भारत की मेडिकल टीमें जो हैं सेना की तरफ से जो गई हैं, और जो एनडीआरएफ है वो लगातार काम कर रही है। तो काफ़ी चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल, भारतीय जो दल है, चाहे वो एनडीआरएफ का दल हो या भारतीय सेना का दल हो, वो भूकंप के कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पे आ गया था। और जो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भारतीय सेना का एक फील्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि क्योंकि भूकंप की वजह से यहाँ पे स्थानीय हॉस्पिटल जो है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो मरीज रोज़मर्रे की ज़रूरत के लिए वहाँ जाते थे वहाँ नहीं जा पा रहे। यहाँ बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो ट्रॉमा के आ रहे हैं और भूकंप से जो घायल हुए हैं उनका भी इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। 2 इंटेंसिव केयर यूनिट भी यहाँ पे लगाया गया है। तो भारत ने एक मदद का जो हाथ बढ़ाया है उसका ये एक और रूप है। और जो एनडीआरएफ की जहाँ तक बात है, तो जो रेस्क्यू टीम थी उसका काम ऑलमोस्ट, क्योंकि 6 दिन बीत गए हैं, अब किसी के जिंदा बचे होने की संभावना जो है कम से कम तर होती चली गई है। तो उनका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन थोड़े समय तक वो और यहाँ पे रहेंगे। तो भारत ने अपनी तरफ से काफ़ी मदद की और तुर्की के लोग इस बात की काफ़ी यहाँ सराहना भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो तुर्की में भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद में जुटा हुआ है, लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है कि सब तक मदद पहुंचना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ग्राउंड जीरो पर तुर्की के इस्कंदरून में हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने जो रिपोर्ट की है और जो राहत अभियान है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं।
तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बाद भारत ने मदद का बड़ा हाथ बढ़ाया। ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की हमने बात की, अब हम भारतीय सेना की बात करते हैं, जिसने यहाँ स्कंदरून में एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो लगाया हुआ है। हम इस फील्ड हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मरीज हैं, जो घायल हैं, भूकंप में जो पीड़ित हुए हैं, उनको यहाँ पे इलाज दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल युद्धवीर सिंह, जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इस हॉस्पिटल को लगाया गया है, कितने अफसर और जवान और कितने सेना के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने दिन पहले आप लोगों ने यहाँ पे ये हॉस्पिटल लगाया? ये भूकंप मंडे को आया था और हम लोग ट्यूसडे को ही इंडिया से मोबिलाइज कर दिया था, इंडियन आर्मी ने बिल्कुल इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जी। और वेडनेसडे को हमने यहाँ तक अदाना से यहाँ तक पहुँचने में एक रात लगी हमको, और फिर हमने वेडनेसडे को हमारा हॉस्पिटल सेटअप हो गया। तो वेडनेसडे को हॉस्पिटल सेटअप हो गया था, सोमवार को भूकंप आया था और यहाँ देखिए भारतीय तिरंगा जो है वो लगाया गया है इस हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर और यहाँ जो इलाज है वो दिया जा रहा है। हम अंदर चलेंगे बात करते हुए और जानेंगे कि यहाँ पे कितने मरीज अब तक आप लोगों ने देखे हैं, किस तरह के मरीज यहाँ पर आए और क्या इलाज की उनको ज़रूरत थी और कितने ठीक होके गए। अब तक हम लोग 3 दिन में करीब 650 पेशेंट्स से ऊपर ट्रीट कर चुके हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर तो ही बात जी। ज़्यादातर पेशेंट्स ट्रॉमा के हैं, जिसमें कि भूकंप में जो दबे हुए थे अंदर उनको निकाल के लाए गए, बट क्रोनिक केसेस भी आ रहे हैं क्योंकि लोकल हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इस वजह से उनके पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जो हम पेशेंट देख रहे हैं ये सब ट्रॉमा के पेशेंट हैं और क्या यहाँ पे मोस्टली ट्रॉमा बट मिक्सड है क्योंकि रूटीन इलनेसेस भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो बस लोकल हेल्थ सर्विसेज वो भी आ रहे हैं, मिक्सड है। तो कितने तरह के मामलों का इलाज यहाँ पे किया जाता है? मेरे पूछने का मतलब है कि क्या यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट है या इंटेंसिव केयर यूनिट है? हमारे पास 2 सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास 2 एनेस्थेसिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ट्रांसलोकेशन सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। तो हम ब्रॉडली हर आस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं किसी भी डिजास्टर सिचुएशन में, हमेशा उसके लिए तैयार हैं। तौर पे ये जो एक राहत है वो बड़ी राहत यहाँ के लोगों के लिए और ये उनके चेहरों पर भी नज़र आता है और यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। So how many patients coming here every day? For 300 or 400, maybe the hours, I don't know for the real number, but a lot of people are coming here. And what kind of patients coming here? And there's a big incidents or little incidents like trauma or felt or broken or traumatic things, but there's not such a big deal here. And you are from this city? Yeah, I'm here. And what's the condition of health system here? Our health normally was good, but our hospital was destroyed by earthquake. Then we need your help, and you came here for help. Thank you for your help. शुक्रिया। तो ये थैंक यू कह रहे हैं भारत को हेल्प के लिए। ये यहीं स्कंदरू के शख्स हैं, यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 300-350 मरीज जो हैं वो रोज़ यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। स्कंदरू से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हम बात करते हैं अब दिल्ली की। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के कथित घोटाले के मामले में ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे राघव मंगुता रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले में ये एक हफ्ते में तीसरी गिरफ्तारी है। राघव दक्षिणी भारत का एक बड़ा शराब कारोबारी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राघव मंगुता को 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद श्रीनिवासुलु के बेटे मंगुता राघव रेड्डी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। उन पर दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। राघव दक्षिणी भारत के बड़े शराब कारोबारी हैं। तेलंगाना के और आंध्रा के कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे सारे इस खेल के अंदर और इसमें कई 100 करोड़ का खेल हुआ जिसमें उनकी हिस्सेदारी थी, क्योंकि जो कंपनीज आई, जिन लोगों को कंपनी को फायदा दिया गया वो दक्षिण भारत की कंपनियां थी और उसमें वहाँ के राजनेताओं के परिवार या राजनेता खुद भी जुड़े हुए थे। उसमें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी का भी नाम है। तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनकी जिन के ऊपर जानकारियां आएंगी उनकी गिरफ्तारियां होंगी। और परंतु ये बड़ा खेल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी और दक्षिण भारत की कुछ पार्टियों ने मिलकर खेल किया है।
गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आरोपी राघव रेड्डी को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगते हुए दलील दी कि आबकारी मामले में राघव मुंगता की भूमिका शरद रेड्डी के जैसी है। राघव को कई लोगों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और मनी ट्रेल का पता लगाना है। ईडी ने कहा कि हम कोर्ट को यह दिखा सकते हैं कि कैसे 30 करोड़ हवाला के जरिए भेजा गया। राघव मुंगता ही मुंगता एग्रो फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को चला रहा था। मुंगता एग्रो फॉर्म ने यह बताया कि राघव मुंगता ही सभी फैसले करता था। 100 करोड़ की घूस कई लोगों के जरिए एक राजनीतिक पार्टी के नेता के पास गई। राघव मुंगता थोक और फुटकर दोनों कारोबार में शामिल था, जो आबकारी नीति के खिलाफ है। राघव मुंगता शराब उत्पादक भी है और 2 रिटेल जोन पर इसका कब्जा था। राघव मुंगता के वकील ने कहा कि उसकी हिरासत किस वजह से हुई इस बारे में नहीं बताया गया है। इस पर ईडी ने कहा कि राघव को गिरफ्तारी की वजह के बारे में पहले ही बता दिया गया था। ईडी के मुताबिक राघव की दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी बनवाने, उसे लागू करवाने और कमीशनखोरी में अहम भूमिका है। सीबीआई ने इस मामले के एक और आरोपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी की सीए बुच्ची बाबू को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के कथित घोटाले के मामले में ईडी अब तक 189 जगहों की तलाशी ले चुकी है। सीबीआई और ईडी इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। बीते एक हफ्ते में ईडी और सीबीआई ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई और ईडी इस मामले में कोर्ट में जो सबूत पेश कर रही है, कोर्ट उनको कितनी गंभीरता से लेती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अधिवेशन में कहा कि ये हिंदुस्तान जितना मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का भी है। मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दोस्ती की दावत भी दे डाली। देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद का वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार से दिल्ली में चल रहा है। देश और विदेश दोनों से बड़े बड़े मौलाना और हाफिज इस अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे हैं। अक्सर देश में मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वालों पर टिप्पणी करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये हिंदुस्तान जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। मुसलमानों की मदनी ने शनिवार को देश की भलाई के लिए आरएसएस की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़-ओ-इनाद, दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। हमें सनातन धर्म के फरोग से कोई शिकायत नहीं। आपको भी ध्यान कीजिएगा, आपको भी इस्लाम के फरोग से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने भी महमूद मदनी की पहल का स्वागत किया है। देखिए, जहाँ तक मदनी साहब कह रहे हैं कि वो उतने ही भारतीय हैं जितना और कोई है, बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल सब देश में रहने वाले हर कोई व्यक्ति भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये कहना कि यहाँ पर इस्लाम यहाँ का धर्म है, मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समय लग जाएगा कि वो भी सनातनीय थे।
इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि इस देश की जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो सनातनी है, जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा उस दिन सब बातें ठीक हो जाएंगी। रविवार को अधिवेशन का आखिरी दिन है, जिसमें हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद रहेंगे। महमूद मदनी ने अपने भाषण में उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं या उनको पाकिस्तानी कह देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमानों को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मुसलमान उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि प्रधानमंत्री मोदी या मोहन भागवत। रविवार को इस अधिवेशन का आखिरी दिन है, जिसमें तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उनकी घोषणा की जाएगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हो या महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश करने को लेकर के सवाल। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस लौट आए हैं। वो दिल्ली पहुंचे हैं। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है।